अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी वैलिडिटी की। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास जो बेसिक टू कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैलिडिटी को। ठीक है, हम देखेंगे कि वैलिडिटी क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन और उसके जो बेसिक हमारे पास टाइप्स हैं, कंटेंट, क्राइटेरियन, रिलेटेड, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये सब क्या हैं। ठीक है, और इसकी जो अदर टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंक्रीमेंटल, ये सब क्या हैं। इन सब चीज़ों के हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हर एक चीज़ को, हम जस्ट उनके की कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसके रेफरेंस की बात करें कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बुक है। ठीक है, रॉबर्ट जे ग्रॉगरी की तरफ से 7th एडिशन उनकी ये बुक है जिसमें से इस चैप्टर को लिया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी टेस्ट के जो गुड क्राइटेरियाज होते हैं, गुड जो मतलब हम कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक होती है रिलायबिलिटी और एक होती है वैलिडिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है कि जो टेस्ट है उसके स्कोर्स कंसिस्टेंट आ रहे हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को हम क्या कहते हैं कि रिलायबिलिटी है। ठीक हो गया। लेकिन जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, पर्पसफुलनेस। मतलब कि टेस्ट जो है वो अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, कि जिस मकसद के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है, जो उस टेस्ट का पर्पस है, वो उसको कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा टेस्ट क्या है, वैलिड है। ठीक है, टेस्ट इज वैलिड टू द एक्सटेंट दैट इन्फरेंसेस फ्रॉम इट ड्रॉन फ्रॉम इट आर एप्रोप्रिएट, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। आप उस टेस्ट, किसी भी टेस्ट को तब वैलिड कहते हैं कि अगर जो इन्फरेंसेस, जो रिजल्ट्स उससे ड्रॉ किए जा रहे हैं, वो रिजल्ट्स क्या हो, एप्रोप्रिएट हो, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा हो, और वो रिजल्ट्स हैं वो मीनिंगफुल हो, कोई ना कोई उनका मीनिंग हो, यूजफुल हो, खाली टाइम वेस्टेज ना हो। ठीक हो गया। अगर एक टेस्ट जो है उसके इन्फरेंसेस जो एप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है, ठीक है, और वो टेस्ट जो है वो अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि वो टेस्ट क्या है, वैलिड है। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है वैलिडिटी की। टाइप्स की हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेंट वैलिडिटी को। कंटेंट वैलिडिटी के नेम से जाहिर हो रहा है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर जो उसके मतलब चीज़ है, वो उसके क्या कहलाती है, उसका कंटेंट। ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास एक चैप्टर है वैलिडिटी का। ठीक है, तो ये एक नाम है वैलिडिटी। आगे ये जो पूरा चैप्टर है, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है, वो इसका कंटेंट है। और अगर कंटेंट जो है वो ये बता रहा हो कि मतलब कंटेंट बिल्कुल उसी बात से एग्री कर रहा हो जो चैप्टर के स्टार्ट में कही है, अब जिस चैप्टर में ने कहा है ना कि इसके अंदर वैलिडिटी की बातें होंगी, लेकिन अगर आप इसको पढ़ें और इसमें वैलिडिटी से ज़्यादा रिलायबिलिटी की बातें हों, तो हम क्या कहते हैं कि इस चैप्टर की कंटेंट वैलिडिटी कम है। ठीक है, कि जो चीज़ इसने कही थी कि ये दिखाएगा, ये बताएगा, वो नहीं दिखा रहा, तो क्या मतलब है कि इसकी कंटेंट वैलिडिटी कम है। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट अगर उसकी कंटेंट वैलिडिटी, जो कंटेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है, उसके आइटम्स होते हैं। ठीक है, जो स्केल के आइटम्स होते हैं, उसके सब स्केल्स होते हैं, उसके स्केल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके अंदर जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई एक्टिविटी है, टास्क है, कोई भी आइटम्स जो उन्होंने दिए हुए, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो एक स्केल का कंटेंट होती हैं। ठीक है, और अगर स्केल ने जो बात कही है वही उसी तरह के आइटम्स उसमें हो, तो हम कहते हैं कि ये कंटेंट वैलिडिटी हाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्केल जो है वो डिप्रेशन का है और उसके आइटम्स भी इसी तरह के हैं कि होपलेसनेस के बारे में पूछा गया है, सैडनेस के बारे में पूछा गया है, लो एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। तो ये सब चीज़ें अगर उसमें पूछी गई हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ जी, इसकी कॉन्टेंट वैलिडिटी हाई है, कि जो चीज़ इसने कही थी वो इसी कॉन्टेंट में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया। और अगर हम देखें कि हम कंटेंट वैलिडिटी को मेजर किस तरह से कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी क्वालिटेटिव वेरिएबल हो, ठीक है, जिसकी क्वालिटी हो, अगर उस वेरिएबल को आप क्वांटिटी की तरह मेजर करना चाहें, ठीक है, उसको क्वांटिफाई करें आप उसको, कि आप उसको, हालांकि वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव जो है वो मेजर नहीं होता नंबर्स में, अगर आप उसको मेजर करने की कोशिश करें, तो उसकी क्वांटिटी जानने की कोशिश करें, तो हम क्या कहते हैं कि हम उस क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिफाई करें, और इस प्रोसेस को हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कंटेंट वैलिडिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं इस फॉर्मूला के जरिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी टेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर 4 आइटम्स हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि आपने 2 जजेस हैं, एक एक्सपर्ट जज 1 है और एक एक्सपर्ट जज 2 है। ठीक है, ये 2 जजेस हैं जिनसे आपने अपने टेस्ट को वेरीफाई करवा रही है। अब ये वाला जो जगह है, यहाँ पर वो वाला मतलब आइटम आ सकता है जिसके ऊपर एक्सपर्ट जज कहता है कि इसके जो 2 वेरिएबल्स पर ये जो आ रहा है, मतलब ये क्या है कि वीकली कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, जिसमें वो ये कहेगा कि जो आपने वेरिएबल्स कहे हैं ना, वो क्या है कि वो वीकली कोरिलेट करें। आइटम रेटेड 1 और 2 वीकली कोरिलेटेड। ठीक है, और आइटम अगर 3 और 4 रेटेड हो रहे हो, तो हम कहते हैं स्ट्रांगली कोरिलेटेड। तो ए में क्या है कि जो एक्सपर्ट जज 1 है वो ये कह रहा है कि आपके जो आइटम्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, उनका जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, वीकली कोरिलेट कर रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट जज 2 है वो भी यही कह रहा है कि आइटम्स वीकली कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक हो गया, उनका आपस में वीक रेलिवेंस है। और ये जो बी वाला एरिया यहाँ पर क्या है कि एक्सपर्ट जज 1 कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग है और एक्सपर्ट जज 2 क्या कह रहा है, वीक है, ठीक है। और ये जो सी वाला क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि एक्सपर्ट जज 1 कह रहा है कि वीक है और एक्सपर्ट जज 2 क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और हमारे पास ये जो डी है इसमें एक्सपर्ट जज 1 भी कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग है और एक्सपर्ट जज 2 भी क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे पास हो गया डी, ठीक है। अब जब आप आइटम्स को देखेंगे तो जो जिन जिन आइटम्स पे आपको जो हमारे दोनों एक्सपर्ट जज हैं वो ये कहेंगे कि ये दोनों जो आइटम्स हैं वो स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहे हैं, उनका स्ट्रांग रेलिवेंस है, ठीक है, स्केल के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि हम उसको डी वाले जगह पे डाल देंगे, ठीक है। जहाँ पे वो दोनों कहेंगे कि वीक है उसको हम ए जगह पे डाल देंगे कि आइटम जो है वो रिलेट नहीं कर रहा ज़्यादा, तो हम उसको ए में डाल देंगे, ठीक है। और अगर जहाँ पे वो एक कह रहा है कि कम है और एक कह रहा है ज़्यादा, उसको हम बी या सी में डाल देंगे। इस तरह से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। और इसी बिहाफ पर क्योंकि डी में वो दोनों कह रहे हैं कि ये एग्री है, मतलब दोनों कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस है आइटम का, तो हम उसको डी के जो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाकी सबसे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक इंटररेटर एग्रीमेंट मॉडल है कंटेंट वैलिडिटी के लिए, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के ज़रिए हम कंटेंट वैलिडिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। कंटेंट वैलिडिटी की टाइप्स में हमारे पास एक वैलिडिटी आती है जिसको हम कहते हैं फेस वैलिडिटी, ठीक है। फेस वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को उसको फेस से देख के आप उसके बारे में कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में। तो अगर आप फेस मतलब क्या है कि आप जो आपका जो स्केल है आप उसके मतलब आइटम्स को देखकर, उसके चीज़ों को देखकर आप उसको थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको कि ये स्केल किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। अगर उसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं कि आप होपलेस फील कर रहे हैं, आप नाउमीद फील कर रहे हैं, मैं मरना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है, ये आपको थोड़ा ये आइडिया दे देंगे कि इस इंसान की जो स्केल है ये क्या है, डिप्रेशन को मेजर कर रहा है, ठीक है। अब स्केल के ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है या स्ट्रेस का है, लेकिन आपको उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको देखकर, आप उसके मतलब चीज़ों को देखकर आपको ये आइडिया हो जाता है, यूज़र को, एग्जामिनर को, एग्जामिनी को, हर एक चीज़, हर एक बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये टेस्ट क्या चीज़ मेजर कर रहा है, ठीक है, उसकी फेस वैलिडिटी। और अगर आपको आइडिया ज़्यादा हो जाए उससे तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट की क्या है, फेस वैलिडिटी हाई है, ठीक है। और एक अच्छे टेस्ट वैलिड जो होने के लिए ये भी अच्छी बात है कि उसकी फेस वैलिडिटी हाई हो, ठीक है। लेकिन ये कोई इतना सख्त क्राइटेरिया नहीं है, इतनी कोई सख्त फॉर्म ऑफ वैलिडिटी नहीं है जिस तरह के बाकी सब कंटेंट क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट है, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप कंटेंट वैलिडिटी। सेकेंड वन हमारे पास आती है जी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड का क्या मतलब होता है कि क्राइटेरिया, ठीक है, एक टेस्ट जो है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर उसको वो फॉलो कर रहा है कि जो उसमें होना चाहिए, जो उसका एक क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल कर रहा है, तो हम कहते हैं कि क्या है, ये उसकी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट से लेकर भी हो सकता है, वो फ्यूचर से लेकर भी हो सकता है और वो पास्ट से लेकर भी हो सकता है, ठीक हो क्या। When a test is shown to be effective in estimating an examinee's performance on some outcome measure, in this context, variable of primary interest is outcome measure, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो प्राइमरी इंटरेस्ट वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। जिस चीज़ पर हमारा ज़्यादा फोकस है, जो हमारा वेरिएबल है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया, ठीक हो गया। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी अगर प्रेजेंट से हो, पास्ट से हो, फ्यूचर से हो, तो इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आती है जी कौन सी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव, और तीसरी होती है पोस्टडिक्टिव, ठीक है। अब कंकरेंट क्या होती है, कंकरेंट वैलिडिटी होती है प्रेजेंट को लेकर, ठीक है। करंट, इसका जो नेम है वही ये बता रहा है कि ये क्या है, करंट से लेकर है, करंट रिलेटेड है, ठीक है। अब कोई भी टेस्ट जो क्या कर रहा हो कि आपकी करंटली बता रहा हो कि मतलब इसके स्कोर्स इसमें इतने हैं वगैरह वगैरह, तो हम कहते हैं इसकी कंकरेंट वैलिडिटी हाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका थर्ड सेमेस्टर का, फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम्स हैं तो वो आपको क्या बताएंगे, आपकी थर्ड सेमेस्टर की जीपीए बता रहे होंगे, ठीक है, ना कि फर्स्ट की या सेकंड की। अगर वो होल है वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ जो थर्ड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट है वो आपको थर्ड के बारे में बताएगा, 1 और 2 के बारे में नहीं बताएगा। मतलब आपको प्रेजेंट के बारे में बता रहा होगा कि इस टाइम आप इस वक्त जो है वो क्या परफॉर्म करें, ठीक हो गया। तो ये अगर वो ये बता रहा है प्रेजेंट के बारे में तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट की क्या है, कंकरेंट वैलिडिटी हाई है, ठीक है। मतलब इसका क्राइटेरिया क्या था कि इसने प्रेजेंट के बारे में बताना है, ठीक है। क्राइटेरियन क्या है कि ये बात वो किस चीज़ के बारे में बता रही है, उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अब अगर वो ये क्राइटेरिया बता रहा है उसका कि ये क्या कर रहा है कि करंट मतलब जो अभी जो सेमेस्टर हुआ है उसके बारे में बता रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी कंकरेंट वैलिडिटी हाई है,
ठीक है। और अगर जो टेस्ट है वो हमें क्या बता रहा है, प्रिडिक्टिव के बारे में बता रहा है। प्रिडिक्टिव का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ अभी फ्यूचर में होनी है, ठीक है। प्रिडिक्ट, अगर कोई टेस्ट जो है वो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, आपके फ्यूचर की कोई ट्रेड्स, पर्सनालिटी, किसी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हाई है, ठीक है। जिस तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो बच्चा है इसके अंदर एबिलिटी है आगे, मतलब ये वाली जो डिग्री है उसको करने की एबिलिटी है या नहीं, मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा आगे चल सकता है या नहीं चल सकता, ठीक है। तो अगर आपका टेस्ट जो है वो अच्छे से प्रिडिक्ट करे, ठीक है, कि फ्यूचर स्कोर्स उस पर लाइक कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि ये उसकी क्या है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हाई है, ठीक है। और अगर वो गलत कर रहे हो, नहीं सही से बता रहे हो, तो हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी लो है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स आ जाते हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि बच्चा आगे कॉलेज में किस चीज़ में बेटर परफॉर्म कर सकता है और किस में नहीं, ठीक हो गया। तीसरी हमारे पास इसकी टाइप होती है ये इसकी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है कि हमें पास्ट के बारे में बताती है, ठीक है। वो ये बताती है कि ये जो बच्चा है इसके पास्ट में मतलब क्या स्कोर्स थे, वो हमें पास्ट, जिस तरह फ्लैश बैक टेक्निक्स नहीं होती कि जिस तरह आप फोटोज़ को देखें, फोटो एल्बम्स को देखें, तो आपको उनको देख के क्या होता है, आपके माइंड में पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं, ठीक है। तो जितने अच्छे से पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, हम कहेंगे कि इसकी पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी हाई है, ठीक है। तो इस ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है पोस्ट डिक्टिव, तो ये ना ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसलिए यहाँ पर मेंशन भी नहीं की गई, ठीक है। तो ये इतना इसका कोई फ़ायदा नहीं है जानने का, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को जानने का इतना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो गुजर गया है, ठीक है। तो आपको फ्यूचर और प्रेजेंट का ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए हम यहाँ पर पोस्ट डिक्टिव जो है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्राइटेरियन, इसका हमारे पास यहाँ पर वैलिडिटी का फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई वाई, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास ये जो आर एक्स एक्स है ये क्या है, वैलिडिटी कोफिशेंट है, ठीक है। और ये फार्मूला भी किस चीज़ के लिए, वैलिडिटी कोफिशेंट के लिए, और ये मतलब क्राइटेरिया को भी ये फार्मूला मैयर कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्राइटेरिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। आर एक्स क्या एक्स वाई, सॉरी आर एक्स वाई क्या है हमारे पास, वैलिडिटी कोफिशेंट है, ठीक है। और उसके अंदर ये हमारे पास आर एक्स एक्स है और आर वाई वाई है, ठीक है। अब ये क्या है, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई, इनमें से एक हमारे पास हो सकता है कि हमारी जो रिलायबिलिटी है, the theoretical upper limit of the validity coefficient is constrained by the reliability of the board test and criteria। एक जो है वो टेस्ट की क्या बता रही है, वैलिडिटी बता रही है, और सॉरी रिलायबिलिटी बता रही है, और एक हमारे टेस्ट का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंपल सा वैसे फार्मूला जस्ट आप इसको याद कर लें, ठीक है। आर एक्स एक्स आर वाई वाई अंडर रूट जो आर एक्स वाई, ये क्या हमें बताता है कि हमारा जो वैलिडिटी कोफिशिएंट है उसको आप कैसे मैयर कर सकते हैं, ठीक है। आप या फिर क्राइटेरिया को कैसे मैयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यही कंकरेंट वैलिडिटी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये वही वाली आ गई दोबारा से, और ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है जी थर्ड टाइप है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये रही। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या होता है, ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जो वेरिएबल है हमारा, जो आइटम, जो स्केल है, ठीक है, जो हमने चूज़ किया है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, इसको मैयर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को। कंस्ट्रक्ट इज़ अ थ्योरेटिकल इंटेंजिबल क्वालिटी और ट्रेट इन विच इंडिविजुअल्स डिफर। कोई भी ऐसी क्वालिटी, कोई भी ऐसा ट्रेट, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें हर इंसान जो एक दूसरे से डिफर कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, हर कोई उसमें क्या होता है, यूनिक होता है, हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, हर एक चीज़ डिफरेंट होती है। और जब हम कोई भी कंस्ट्रक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी हम वेरिएबल चूज़ करते हैं हम अपने टेस्ट के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, तो वो हर कोई डिफरेंट चूज़ कर रहा होता है, तो हर किसी का डिफरेंट कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे ह्यूमंस क्या कर रहे हो, डिफर कर रहे हो एक दूसरे से, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। जिस तरह के हमारी लीडरशिप एबिलिटीज़ हर किसी की डिफरेंट होती है, ओवर कंट्रोल्ड हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन, इंटेलिजेंस, ये सब लेवल्स क्या होते हैं, हर इंसान में डिफर कर रहे होते हैं, ठीक है। हर एग्जांपल्स वो क्या कह रहे हैं कि इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर, हर किसी में हम बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, और मेनली जो कंस्ट्रक्ट डिफर कर रहा होता है हर इंसान में, ये जो वेरिएबल्स डिफर कर रहे होते हैं किस वजह से कर रहे होते हैं, बिहेवियर की वजह से कर रहे होते हैं,
ठीक हो गया। और इन जनरल कंस्ट्रक्ट्स आर थ्योराइज्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ये क्या है कंस्ट्रक्ट, ये आपस में क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, हर किसी के लिए डिफरेंट होते हैं और हर किसी के लिए यूनिक होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ब्रॉड होते हैं, हर किसी के लिए मतलब बहुत इसमें आगे और बहुत सारी बातें आ जाती हैं एक कंस्ट्रक्ट में। बट टू सम एक्सटेंट प्रिडिक्टेबल इन्फ्लुएंसेस और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अब इंसान का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिप्रेशन उसका कंस्ट्रक्ट आ रहा है तो वो ये क्या करेगा कि प्रिडिक्ट करेगा कि ये इंसान जो है बहुत लो बिहेव करेगा, बहुत सैड बिहेव करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। और इन्फ्लुएंस कर रहा होता है मतलब हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे। इसके अलावा अगर हम कंस्ट्रक्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन। ठीक है, हर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स की। तो वो क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल रेफरेंस सफिशिएंट टू वैलिडेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्ट दैट इज सफिशिएंट कैन नॉट बी ऑपरेशनली डिफाइंड। क्योंकि हमने कहा है कि कंस्ट्रक्ट जो एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो आप किसी एक टर्म, किसी एक स्केल, किसी एक मतलब कोई भी ऐसी एक कोई आपके पास कोई ऐसी मतलब डिवाइस नहीं है एक, ठीक है, जिसके जरिए आप इसको पूरे को मेजर कर सकें। ठीक है, अगर आप बायोलॉजिकल वेरिएबल्स की बात करें, बायोलॉजिकल थिंग्स की बात करें तो आप उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है तो आप उसको वो उसकी डिवाइस ब्लड प्रेशर डिवाइस से मेजर कर लें। ठीक है, शुगर है तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। मतलब जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, हार्ट बीट रेट, वो सब मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं वो ऑपरेशनली मतलब होल जो है उनको आप डिफाइन और मेजर नहीं कर सकते हैं किसी एक चीज़ से, सिंपल एक स्केल से। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, नन द लेस अ नेटवर्क ऑफ इंटरलॉकिंग सपोजिशंस कैन बी डिराइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग थ्योरी अबाउट द कंस्ट्रक्ट। लेकिन ये है कि अगर आप ज़्यादा सारे इंटरलॉकिंग मतलब ज़्यादा सारे जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं, अगर आप उनको इकट्ठा मतलब ज़्यादा सारे स्केल, ज़्यादा सारी चीज़ें अप्लाई करें, फिर कुछ ना कुछ हद तक जो थेरीज वगैरह से पता चल रही हैं आपको, फिर कुछ ना कुछ हद तक आप क्या कर सकते हैं, आप उस कंस्ट्रक्ट के बारे में जान सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, मतलब थेरीज वगैरह ने जो जो कंसेप्ट दिए हैं, आप फॉर एग्जांपल आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसकी इस वक्त साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, तो सिर्फ किसी एक टेस्ट से आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसके थोड़े से पास्ट को देखें, उसके पिछले कुछ दिनों को, और फिर उसको कुछ दिन ऑब्जर्व करें और फिर कुछ फ्यूचर के उसके मतलब प्रिडिक्शंस दें, फिर आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि इस इंसान की नेचर किस तरह की है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप उसको फिर भी थोड़ा सा ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब अगर इंटरलॉकिंग सपोजिशंस, आप ज़्यादा सारी कंबाइंड सपोजिशंस यूज़ करें, कभी उसके पास्ट को देखें, कभी प्रेजेंट को, कभी फ्यूचर को, ज़्यादा सारे उस पर स्केल्स अप्लाई करें, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा, उसके कंस्ट्रक्ट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं मतलब डिटेल में। लेकिन ऑपरेशनली जो है वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक हो गया। वो ये दो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं कंस्ट्रक्ट्स की। बेसिकली क्या है कि कंस्ट्रक्ट जो है उनको ऑपरेशनली डिफाइन नहीं किया जा सकता, और अगर करना हो तो आप ज़्यादा सारे इंटरलॉकिंग सपोजिशंस जो है उनको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हमारे पास काफ़ी सारे कंसेप्ट आते हैं, जिसमें एक है हमारे पास होमोजेन। अप्रोचेस से पहले हम बात करते हैं कि जी टाइप्स होती हैं हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। ठीक है, कौन कौन सी टाइप होती हैं, उसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट, और एक होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये कहाँ है सब, ये हमारे पास आ गई कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट क्या होती है कि मतलब वो क्या करें कि अगर दो जो भी आप स्केल्स ले रहे हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं कि वो आपस में पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों उन टेस्ट की क्या है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई। ठीक है, कोई भी आपने टेस्ट जो है वो बनाया है, अगर उस टेस्ट को आप किसी ऐसे टेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, आपने लाइफ सेटिस्फेक्शन का स्केल बनाया है। ठीक है, तो लाइफ सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम सेम आपस में मतलब सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट आपने बनाया तो आप इसको किसी और पॉजिटिव टेस्ट के साथ कोरिलेट करके चेक करें। ठीक है, तो अगर उनका पॉजिटिव कोरिलेशन आए तो हम क्या कहते हैं कि इस टेस्ट की क्या है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा होता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी में, सेम डोमेन्स वाले जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों ऑप्टिमिस्टिक टेस्ट है। ठीक है, तो उनका क्या है, डायरेक्शन सेम आ रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफ बनाएं, फिर उसमें अगर इधर आप क्या कहें लाइफ सेटिस्फेक्शन और इधर आप कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो इनका क्या है कि इनका आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा होता है। ठीक हो गया, स्केल्स भी दोनों चीज़ें सेम मेजर कर रहे होंगे। ठीक हो गया, तो हम अगर वो ऐसे चल रहे हैं, उनका ग्राफ भी ऐसे आ रहा है और उनका आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे जो स्केल है उनकी क्या है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी
हाई है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा टेस्ट नहीं मिलता जो आपके स्केल के साथ मैच कर रहा हो, तो फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं डाइवर्जेंट वैलिडिटी की तरफ, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या होती है कि जिसमें आप जो है वो किसी ऑपोजिट कंस्ट्रक्ट के साथ, किसी ऑपोजिट स्केल के साथ उसको मेजर करते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने डिप्रेशन का स्केल बनाया तो आप उसको किससे मेजर करेंगे, मेंटल वेलबींग के साथ, ठीक है। तो डिप्रेशन और मेंटल वेलबींग क्या करते हैं, आपस में नेगेटिवली एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो वो उनका कुछ इस तरह से रिलेशन आएगा कि एक जो है वो अगर एक जो है वो बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मेंटल वेलबींग और इधर डिप्रेशन है, तो जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता जाएगा मेंटल वेलबींग कम होता जाएगा, तो इनका आपस में क्या आएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। तो जब इस तरह हो कि आप किसी अपने टेस्ट को किसी ऐसे टेस्ट के साथ कंपेयर करें जो आपके टेस्ट से ऑपोजिट है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि आपके टेस्ट की डाइवर्जेंट वैलिडिटी हाई है, वो उस टेस्ट से क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। डाइवर्ज का क्या मतलब होता है कि थोड़ा दूर जा रहा होता है, जिस तरह स्प्रेड हो रहा होता है, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि आपका स्केल जो आपका कंस्ट्रक्ट है उसका किसी दूसरे कंस्ट्रक्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब दो ऐसे कंस्ट्रक्ट्स जिनके दरमियान में कोई कोरिलेशन ना हो, नो कोरिलेशन हो, तो हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडेशन है, ठीक है। ऐसी पोजीशन, ऐसे मतलब कंडीशन में हमारा जो स्केल वो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, कि अगर ये बढ़ रहा है उस पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर ये बढ़ रहा है तो इससे इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब अगर आप इस तरह भी करो, ठीक है, स्केल पे ग्राफ पे, तो वो उसको उस तरफ भी कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, अगर आप इस तरह चल रहे हो तो उसको उस तरफ भी कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, मतलब आपस में क्या है, कोई कोरिलेशन नहीं आ रहा होता, तो हम कहते हैं कि इसकी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हाई है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस का डिप्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अगर आप इंटेलिजेंस और डिप्रेशन के स्केल को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि मतलब उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं आ रहा। तो अगर इस तरह हो तो हम कहते हैं कि हमारे टेस्ट की क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हाई है, ठीक है। कुछ और यहाँ पर हमारी बेसिक टर्म्स होती हैं जो वैलिडिटी को लेकर, वो एक होती हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंक्रीमेंटल वैलिडिटी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी क्या होती है, जो लैब वैलिडिटी होती है, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वैलिडिटी को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जो नॉर्मली सर्विस कर रहे होते हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी हम फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि हमारे सर्विस में क्या होता है, कंट्रोल कंडीशंस नहीं होती हैं, ठीक हो गया। और क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, लेकिन अब एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है या इंटरनल वैलिडिटी हाई है, ये हमें कैसे पता चलता है कि जो अगर हमारे पास जो हमारा चेंज आ रहा है डीवी में, ठीक है, हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है अगर वो आईवी की वजह से हो, तो हम क्या कहते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी हाई है, ठीक है। चेंज इन डीवी इज जस्ट बिकॉज ऑफ आईवी, तो हम क्या कहते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी हाई है। मतलब क्या है कि कोई और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और दूसरी चीज़ें, कोई और कंडीशंस उस पर अफेक्ट नहीं कर रही होती हैं, जो भी कोई चेंज आ रहा है वेरिएबल में वो उसी वजह से आ रहा है कि अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी हाई है, मतलब कंडीशंस क्या है, फुली कंट्रोल्ड है, अंडर कंट्रोल्ड है। और कंडीशंस अंडर कंट्रोल्ड हमारे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो लैब्स में हो रहे होते हैं उनमें होती हैं, तो इस वजह से इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी ये क्या होती है, उसमें हाई होती है जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब आप लैब्स में कुछ कर रहे होते हैं, कंट्रोल कंडीशंस में कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये सर्वे वगैरह जो होते हैं इनमें क्या होता है कि हर चीज़ मतलब अंडर कंट्रोल नहीं होती है, तो इसलिए इंटरनल वैलिडिटी कम होती है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी भी कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जी एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि किस हद तक, किस एक्सटेंट, अप टू हाउ मच, मतलब आप जो क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी आपने स्टडी किया उसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं, कि आप किस हद तक अपनी स्टडी को जनरलाइज कर सकते हैं, उसको दूसरी पॉपुलेशन पर, ओवरऑल मतलब अपनी फुल पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई, ठीक है। चौथी चीज़ हमारे पास होती है इंक्रीमेंटल वैलिडिटी। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारी वैलिडिटी को बढ़ा दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा परफेक्ट जेन्युइन सैंपल मिल गया है जो आपकी वैलिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कोविड सर्वाइवर्स पे रिसर्च की, ठीक है। एक तो ये है कि आप अपने मतलब अपने रेफरेंसेस में कहें कि आपको कोई जानने वाला कोविड सर्वाइवर है तो आप उससे उसका कांटेक्ट कर लें और फिर उससे क्या करें, फॉर्म फिल करवा दें, आगे से आगे आप देते जाएं, ठीक है। ये तो आप क्या करें, सैंपल पॉपुलेशन वगैरह ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट अपने नेबर्स में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में डायरेक्ट कोई आपको सर्वाइवर मिल जाता है कोविड वाला, तो आप उससे अच्छे से जल्दी से फिल करवाएंगे, जल्दी से, ताकि आपको मतलब अब ये तो परफेक्ट है ना कि आप ये बंदा आपके सैंपल में एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको मिस नहीं करेंगे।
क्योंकि अब उसको आप उस पर आपको सही से ट्रस्ट है कि ये क्या कर रहा है, कि मतलब ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा सैंपल आपको मिल गया है जो आपकी वैलिडिटी को इन्हांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कोई जेन्युइन सैंपल आपको मिल जाए जो आपकी वैलिडिटी को बढ़ाए, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल वैलिडिटी हाई, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास सिंपल सी और छोटी छोटी फॉर्म्स हैं वैलिडिटी की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रोचेस की, ठीक है। अप्रोचेस टू, कहाँ है हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास आ गया जी अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मतलब कि अगर आपने कोई भी न्यू इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके उस टेस्ट में जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, उसका जो कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, वो वैलिड है या नहीं है। तो उसमें हमारे पास जो अप्रोचेस आती हैं उसमें आती है टेस्ट होमोजेनिटी, आगे जो है थेरी कंसिस्टेंट वगैरह वगैरह, आगे से हमारे पास काफ़ी सारे आ जाते हैं, ठीक है। टेस्ट होमोजेनिटी का क्या मतलब है, एनालिसिस टू डिटरमाइन वेदर द टेस्ट आइटम्स और सब टेस्ट आर होमोजीनियस एंड देयरफॉर मेजर अ सिंगल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है कि सेम सेम, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हो, सेम सेम हो, ठीक है। अब जो होमोजेनिटी यहाँ पर क्या है कि हमारे जो आइटम्स हैं टेस्ट के, वो क्या हो कि आपस में सारे सिमिलर हो, ठीक है, वो सारे एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हो। इंटरनली कंसिस्टेंट हम इसको कह सकते हैं कि उसके जो अंदर जो आइटम्स हैं वो सारे क्या कर रहे हो, किसी अपने मतलब जिस स्केल को मेजर कर रहे हैं वो सारे आइटम्स आपस में, अगर आपके स्केल के आइटम्स आपस में सिमिलर हैं, वो एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आपके जो सब टेस्ट हैं, आपके जो कंपोनेंट्स हैं, वो सारे क्या हैं, होमोजीनियस हैं, ठीक है। तो आपके टेस्ट की होमोजेनिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। द एम ऑफ द टेस्ट डेवलपमेंट इज टू सेलेक्ट आइटम्स दैट फॉर्म अ होमोजीनियस स्केल। टेस्ट को डेवलप करते हुए हमारे एम होता है कि हम वो वाले आइटम सेलेक्ट करें जो क्या करें, होमोजीनियस स्केल बनाएं, मतलब वो वाला स्केल जिसके सारे आइटम्स क्या करें हो, एक दूसरे के साथ सिमिलर, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, टेस्ट होमोजेनिटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है थेरी कंसिस्टेंट, नहीं, इससे पहले हमारे पास आते हैं अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है। अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल चेंजेस का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस टू डिटरमाइन वेदर दे आर कंसिस्टेंट विद द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्ट। हम क्या करेंगे, हम डेवलपमेंटल चेंजेस को डिस्कस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्ट है, हमारा जो वेरिएबल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो कंसिस्टेंट है या वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हर एज के साथ हमारे फैक्टर्स चेंज होते जाते हैं। आप एक आईक्यू का टेस्ट बनाकर उसको जो है वो अर्ली चाइल्डहुड और उसके बाद ओल्डर एज अडल्ट इन सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही होती है हमारे माइंड में, हमारी हर एक चीज़, हमारे इंटेलेक्ट्स, हमारी एबिलिटीज़, हर एक चीज़ चेंज हो रही है विद द डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो अगर कई बार नहीं भी हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये देखना है कि आप जो थ्योरी, जो आपका कंस्ट्रक्ट है, अगर उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, अगर वो डेवलपमेंटल चेंजेस उसमें नहीं हो रहे हैं, तो अगर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स पे, और अगर उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे हैं तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसको हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट बनाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ आती है थ्योरी कंसिस्टेंट ग्रुप डिफरेंसेस, ठीक है। थेरी कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि वो वाली चीज़ जो क्या कर रही हो, थेरी से जस्टिफाइड हो, ठीक है, थेरी उसको जस्टिफाई कर रही हो कि हाँ जी ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिसर्च टू फाइंड वेदर ग्रुप डिफरेंसेस ऑन स्कोर्स और थेरी कंसिस्टेंट। अच्छा जी, अब थेरी जो है वो क्या बताती है कि थेरी कहती है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं अगर एक बंदे में हाई है, ठीक है, तो दूसरे में क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान जो है वो क्या है, वो एक्सट्रोवर्ट है, तो फिर वो क्या करेगा, एक्सट्रोवर्ट स्केल पे हाई स्कोर करेगा, ठीक है। अगर उसने एक्सट्रोवर्ट स्केल पे हाई स्कोर किया है तो थेरीज हमें ये बताती हैं कि जो बंदा एक्सट्रोवर्ट होता है वो इंट्रोवर्ट पे लो स्कोर करेगा, ठीक है। तो अगर आपका टेस्ट इस तरह से आ रहा है कि उसमें जो एक बंदे ने किसी एक स्केल पे हाई स्कोर किया तो उसके ऑपोजिट पे वो लो स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी जो थ्योरी कंसिस्टेंट ग्रुप डिफरेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी ने कहा है कि ये ग्रुप डिफरेंसेस हैं कि अगर एक बंदा जो है इंट्रोवर्ट है तो वो इंट्रोवर्ट पे हाई स्कोर करेगा और एक्सट्रोवर्ट पे लो स्कोर करेगा, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट है उससे भी यही पता चल रहा है, आपके टेस्ट में भी यही हो रहा है कि हाँ जी वो इंट्रोवर्ट पे कर रहा है लो, और उस पर जो एक्सट्रोवर्ट है उस पर हाई कर रहा है, ठीक है, जो भी उसके फिनोमिना है माइंड में उसके अकॉर्डिंग। तो अगर वो ये कर रहा है तो हमारे पास क्या, इसका क्या मतलब होता है, थ्योरी कंसिस्टेंट ग्रुप डिफरेंसेस आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आते हैं जी थ्योरी कंसिस्टेंट इंटरवेंशन इफेक्ट्स। इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है, कि क्या हुआ है कि आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह दे दी है,
ठीक है, क्योंकि थ्योरी ये भी कहती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्री टेस्ट करें और उसके बाद आप उसको कोई ट्रेनिंग वगैरह दे दें और फिर आप उसको पोस्ट टेस्ट करें, ठीक है, तो पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। प्री टेस्ट होता है कि जो आपने पहली दफ़ा टेस्ट अप्लाई किया, और पोस्ट टेस्ट होता है जो आपने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, ठीक है। तो अगर आपने पहली दफ़ा अप्लाई किया और उसके बाद में आप उसको इंटरवेंशंस मिल गए, उसको ट्रेनिंग मिल गई उसी चीज़ में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पोस्ट टेस्ट में हाई स्कोर करेगा। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट देता है थ्योरी कंसिस्टेंट इंटरवेंशन इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि द पर्पज ऑफ फैक्टर एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ डिटर्मिनर्स फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द इंटर कोरिलेशंस अमंग द बैटरी ऑफ टेस्ट। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो हमारे जो आइटम्स हैं, जो डोमेन्स हैं, सॉरी, जो हमारे पास सब स्केल्स और जो डोमेन्स होते हैं हमारे स्केल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो आपस में क्या कर रहे हैं, उनके अंदर इंटर कोरिलेशंस पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही। डिफरेंट टेस्ट, अगर आपने बैटरी ऑफ टेस्ट, ज़्यादा सारे टेस्ट आपने अप्लाई किए हैं, तो आपस में इंटर कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है फैक्टर एनालिसिस से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 100 आइटम्स का टेस्ट बनाया, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आप उसको SPSS में डाल देते हैं। SPSS क्या करता है, उसकी फैक्टर एनालिसिस करता है। अब वो 100 आपने फॉर एग्जांपल आइटम्स बनाए हैं डिप्रेशन पे, ठीक है, अब वो SPSS क्या करेगा, उस पर वो सेपरेट कर देगा कि इसमें जो 20 हैं वो क्या हैं, होपलेसनेस के हैं, 20 जो हैं वो सैडनेस के हैं, 20 इनएक्टिविटी के हैं। ठीक है, वो SPSS इन सबको डिटरमाइन कर देगा, इन सबको सेपरेट कर देगा, और उन सबको हम क्या कहेंगे अलग अलग कि ये क्या है, हमारे सब स्केल्स हैं, स्केल्स के। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स बन गए हैं ये हमारे पास क्या होती है, फैक्टर एनालिसिस होती है। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास ये हो गए हमारी अप्रोचेस। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ एक आती है, हमारे पास होते हैं जी कुछ अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग में क्या होता है, मतलब कि हमारी जो टेस्टिंग है उसके क्या नुकसान आ रहे होते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या है, इस तरह लोगों को टेस्ट करना और फिर उसके इन्फ्लुएंसेस, उस पर रिजल्ट लाना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 आते हैं। द आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन में फील अनयूजुअल और डम। ठीक है, जिन बच्चों के बारे में ये पता चला है कि इनका IQ बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, ये क्लास में क्या है, इनका IQ कम है, ये नालायक है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बाकी लोगों से मतलब खुद को डिफरेंट फील करेंगे, डम फील करेंगे, ठीक है, लो फील करेंगे, मतलब उस क्लास में अपनी इंसल्ट फील करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक टेस्टिंग जो है वो क्या बता रही है हमें, एक मतलब चिल्ड्रंस को, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है, ठीक है, तो उनके लिए उनको इस तरह डम फील करवाना, ये क्या है, इसका साइड इफेक्ट है। ठीक हो गया, दूसरी चीज़ है अदर चिल्ड्रन में कॉल द चिल्ड्रन नेम, वो गंदे गंदे नाम उनके रख लेंगे। ठीक है, नेम कॉलिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट जोक्स बना लेते हैं, तो ये सब हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, टीचर्स जो हैं वो उनको अनवर्दी मतलब वो कहेंगी कि तुम तो नालायक हुए हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता, इस किस्म के अनवर्दी उनकी तरफ अटेंशन जाएगी। ठीक है, उनके क्वेश्चनिंग्स पे गौर नहीं होगा, इस तरह के मतलब उन पर इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि ये जान लिया जाएगा कि टेस्टिंग ने ये बता दिया कि इनका लो IQ है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है द प्रोसेस में प्रोड्यूस क्लास सेग्रीगेटेड। अगर जो है उससे ये पता चल रहा है कि मतलब वो एक मतलब प्रिजुडाइज बन जाती है, जैसे कि ठीक है कि ये एक क्लास से बिलोंग करते हैं, ये लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके माइंड में एक प्रिजुडाइज बन जाएगी, एक रेस और सोशल क्लास मतलब एक अलग से हो जाएगी कि ये जो है हाई IQ वाले हैं और ये लो IQ वाले हैं। तो हाई IQ वाले क्या करेंगे, लो IQ वालों को मतलब बुरा देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक मतलब उन्होंने अलग से बना लिया, और अगर वो उस प्रिजुडाइज जो उनके माइंड में बन गई उस पर एक्ट भी करें, उनके साथ बुरा बिहेव करने लग जाएँ, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या करें, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग है उसके साइड इफेक्ट्स में हमारे पास क्या आता है, प्रिजुडाइज बन सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकती हैं। ठीक हो गया, that is all about the side effects of testing and that is all about the chapter of validity, जिसमें हमने जस्ट उसके की कॉन्सेप्ट्स को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बुक। ठीक हो गया, आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।